हेलो। रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेशन थर्ड आप सबका फिर से स्वागत है मेरे भाई, है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी चैनल पे हमने दो सेशन ऑलरेडी डाल रखा है, रेलवे से प्रैक्टिस सेशन 1 और प्रैक्टिस सेशन 2। सब जानते हैं, हम लोग 2022 में जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए हैं उसको शिफ्ट वाइज करके हम लोग उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, है ना। पिछले दो लेक्चर अगर दिए आपने देखा है तो देखिए, उसमें इतना तो पता चल गया होगा कि कोई ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं डाल रहा है ना। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और आगे बढ़िए, प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को आगे बढ़ते रहना है ना। सारे टाइप को, सारे चैप्टर को कह सकते हैं, ये सारे चैप्टर को टच कर रहा है ना। एडवांस और अर्थमेटिक हो, सारे क्वेश्चन उससे ला रहा है, लेकिन बेसिक लेवल का, एडवांस में नहीं जा रहा है वो। बेसिक टाइप क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, है ना, और प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ते रहिए। आज देखेंगे ये जो 17 अगस्त का एग्ज़ाम हो रखा है 2022 में, उसका हमने 17 सितंबर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का हमने एनालिसिस करा दिया इसी चैनल पे, है ना। आज शिफ्ट थर्ड का देखेंगे कि आज कैसा लेवल क्या दिया है, कैसा क्वेश्चन को दिया है, चीज़ों को समझेंगे। उसके पहले एक छोटी सी सूचना है ना, यदि आप आरा और आरा के आसपास के हैं ये, और हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर में, तो आप आ सकते हैं हमारे इस एड्रेस पे। और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे, ठीक है। ऑफलाइन जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे आकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं ना, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है आज का। आज सबसे पहले एडवांस का ही क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डाल रखा है। देखिए, पिछला जब सेशन देखे होंगे तो उसमें पता होगा, सॉरी, ये क्वेश्चन एक दे रखा था कि ऐसा ही एक लीनियर इक्वेशन दिया था और बोल रहा था कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। आज बोल रहा है कि मूलों का योग ज्ञात करें, है ना। प्रॉपर जब वीडियो आएगा ना तो सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। उसमें चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। आज देखते हैं जो दिया उसी को बना के आगे बढ़ते हैं। कभी भी मूलों का योग पूछे ना, मूलों का योग, तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, मूलों का योग बराबर -b/a। -b/, क्या होता है, a, काम खत्म। अब -abc कहाँ आता है, पिछले सेशन में हमने बताया था, ये किसका वैल्यू है, a का, ये किसका है, b का, और ये किसका है, c का। हमसे पूछ रहा है मूलों का योग ज्ञात करें। मूलों का योग क्या होता है, -b/a। b का मान कितना है, 7, पहले से माइनस लगा रखा है तो क्या लिखेंगे, -7। और a का मान कितना दे रखा है, 4। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, c, -7/4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये रेकरिंग वाला भी, अच्छा, ये दोनों पे टॉपिक आएगा, है ना। रेकरिंग वाला भी आज नहीं तो कल आ जाएगा, इस पे पूरा डिटेल में टॉपिक देखते हैं। इसको पुनरावृत्ति क्या होता है, रिपीटेशन, ये बार बार पूछ रहा है और एक ही टाइप पूछ रहा है ना, आसान वाला। पिछले सेशन में भी अच्छे से समझाए थे हम इसको, यदि याद है तो आप बना लीजिए, नहीं तो देखिए क्या करते हैं, सिंपल। रिपीटेशन का जब भी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, जिस पे रेकरिंग लगा हो, जिस पे क्या हो, रेकरिंग लगा हो, दिखना है किस पे रेकरिंग लगा है। ये 0.16 है, रेकरिंग सिर्फ 6 पे है ना। रेकरिंग किस पे है, सिर्फ 6 पे। इसमें सिर्फ 5 पे और इसमें सिर्फ 3 पे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस पे रेकरिंग रहे, रेकरिंग रहे उसको छोड़ देना है। बाकी कितने हैं भाई, 16, तो उसको छोड़ दिए 6 को, तो क्या बचा, 1। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ये सब डेसिमल में है तो डेसिमल लगाएंगे, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है ना। यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन पे डालते हैं। क्या कि 16.16 में से 0.1 गया तो क्या बचेगा, ये 15, क्या बचेगा, 15। क्लियर है, अब ध्यान से समझिए। उसके बाद क्या कहता है, जिस पे रेकरिंग है, जिस पे रेकरिंग है उसके लिए क्या करना है, ये डेसिमल सब में एक बराबर है, इसलिए हमने डायरेक्ट डेसिमल को उड़ा दिया। क्लियर है ना, सब में डेसिमल एक समान है। तो जिस पे रेकरिंग है, जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़, उसके लिए बट्टे में क्या आएगा, 9। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या आएगा, 0। यानी कितना हो जाएगा भाई, 15/90। क्लियर है। अगर इसको बात किया जाए तो बोले सर देखिए, ये 15 है, 15 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लिए, 15 में से 1 गया, कितने, 14। और जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। ऐसे ही ये है तो इसको माइनस का माइनस लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 1 जाएगा ये वाला तो कितना हो जाएगा, 12। और जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पे नहीं है उसके लिए क्या चाहिए, 0। क्लियर है। पीछे का इसको मैंने डिटेल में समझाया है ना पिछले लेक्चर में, अब देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो प्रॉपर वीडियो लाएंगे इस पर। अब ये पूरा का क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 90।
और ये 12 घट जाएगा, यानी कि 15 दो कितने भाई 17, ऊपर 17/9, ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है। पुनरावृत्ति का हर एक टाइप में क्वेश्चन डाल रखा और एज का। अच्छा सब समझेंगे, अभी इसको समझते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, सारा बेसिक टाइप है ना, बेसिक टाइप क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, सारा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है ना। देखिए वो रखा 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी थी। कितनी गुनी थी भाई, 6 गुनी। कब, 6 साल पहले। 3 वर्ष बाद, अभी से कितने साल बाद, 3 साल बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी होती, 3 गुनी होगी। तो बोले पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें, प्रॉब्लम ऑफ एज है ना। आइए चीज़ों को समझते हैं। हम समझाए थे प्रॉब्लम ऑफ एज में कि कभी भी रेशियो पे काम करना है, देखना है, रेशियो को समझना है, अर्थमेटिक लैंग्वेज पोर्सन है ना। बोले फर्स्ट रेशियो क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया, तो बोले सर पहला लाइन पढ़ने से पता चला है कि एक फादर है और एक डॉटर है। तो सबसे पहले जो भी दे ए बी बी सी सी डी, उसका रेशियो आप बना लीजिए, बनाने के लिए, समझने के लिए, एग्जाम में ये सब नहीं करना है। उसके बाद रेशियो इंडिकेट करना है कि जो रेशियो लिखने वाले हैं वो कब का लिखने वाले हैं। अभी जो रेशियो हम लिखने वाले हैं ये कब का है, 6 साल पहले का। तो इंडिकेट कर रहा है कि जो रेशियो लिखेंगे 6 साल पहले का लिखेंगे। एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु से कितनी थी, 6 गुनी। उसकी पुत्री से, जिससे बोले उसको एक मानना है, एक था, तो पिता कितना था, 6। क्लियर है। अगले लाइन में बोल रहे हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद को क्या लिखेंगे, +3। ये -3 इंडिकेट करता है पहले को, प्लस इंडिकेट करता है बाद को। 3 साल बाद यानी उसकी पुत्री की आयु उससे कितनी हो जाएगी भाई, 3 गुनी। यानी फादर साहब अब कितने हो जाएंगे, 3 गुना पुत्री से। क्लियर है। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि जब बीच का डिफरेंस समान ना हो, बीच का डिफरेंस क्या हो, समान ना हो, तो पहले अंतर को बराबर करते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लो, समझो क्यों बराबर करते हैं। अगर पुत्री 6 साल पहले, पुत्री का उम्र रेशियो में कितना था, 1, इसका अर्थ ही ना हुआ। तो 3 साल बाद पुत्री का उम्र रेशियो में 1 ही होगा, बढ़ना चाहिए ना। जब पीछे से आगे आएंगे तो उम्र क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ा ही नहीं। इस रेशियो में अगर देखा जाए तो पिताजी का उम्र 6 साल पहले कितना था भाई, 6, और 3 साल बाद रेशियो में 3 हो जाएगा, घटेगा थोड़ी नहीं, वो तो बढ़ेगा ना। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि रेशियो ठीक नहीं है। रेशियो को पहले बराबर करें, कैसे, नीचे से घटा के ऊपर गुणा करते हैं। जैसे 3 में से 1 गया, कितना, 2, तो गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर, और ऊपर से घटा के नीचे करते हैं। 6 में से 1 गया 5, वो गुणा कहाँ करेंगे, नीचे। क्लियर है। ये रेशियो को बराबर करते हैं ये, ताकि रेशियो क्या हो, बराबर हो। देखिएगा जब बराबर होगा तो क्लियर हो जाएगा। हम अगला रेशियो बना लेते हैं, चाहे यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। देखिए ये 2 से गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, इसको 3 से कराइएगा तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा कितना, 5। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला रेशियो कब का है, तो ये 6 साल पहले का है, और ये वाला 3 साल बाद का है। क्लियर है। अब देखिए, अब रेशियो बराबर हो गया होगा। पिताजी का उम्र 6 साल पहले कितना था, 12, पुत्री कितनी थी, 2, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे 12 से कितना हो गया, 15, यहाँ से 2 से कितने, 5। रेशियो में दोनों का डिफरेंस समान है, 12 से 15 3, और 2 से 5 कितना, 3। यही अंतर को बराबर करने के लिए जो भी इतना कैलकुलेशन किए हैं, इसी डिफरेंस को बराबर करने के लिए। क्लियर है। 3 का मान ये माइनस प्लस में रहता है, दोनों क्या होता है, 6 साल पहले से 3 साल बाद आएंगे तो कितने साल हो जाएगा, 9 साल। तो 3 का मान कितने, 9, 3 का मान कितने भाई, रेशियो में दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3, उम्र में कितना, 6 3 9, तो रेशियो 1 का मान कितने हो जाएगा, 3। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है कि पुत्री की प्रेजेंट उम्र बताएं। वर्तमान उम्र निकालने के लिए अगर मैं पूछूं किससे निकाले, तो बोलिए सर इसमें कोई भी प्रेजेंट का रेशियो नहीं है, कोई भी वर्तमान का रेशियो नहीं है। ये 6 साल पहले का है और ये 3 साल बाद का है। वर्तमान का उम्र हम किसी से निकाल सकते हैं ना, जिससे भी निकालना है निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इससे निकालना है, इससे ये पुत्री का उम्र निकालना है, किसका, डॉटर का, इसलिए हमने डॉटर के रेशियो में गुणा कर रहे हैं नीचे वाला से। बोले सर रेशियो 1 का मान 3, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 15, कितने हो जाएगा, 15 साल। लेकिन ये जो उम्र है डॉटर का, ये कब का है, तो बोले सर ये 3 साल बाद का है। कैसे, क्योंकि रेशियो कब का था, 3 साल बाद का था। ऊपर वाला में गुणा करते तो रेशियो कब का रहा था, 6 साल पहले का। तो 3 साल बाद का है, तो अभी कितने साल की है लड़की, 3 साल बाद, यानी प्रेजेंट में कितने साल की है, 12 वर्ष की। इसका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ए। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अब एपीजीपी भी देने लगा है ना, एडवांस के सारे चैप्टर को ये क्या किया है, डल रखा है, इसलिए सब समझना होगा। देखिए बोल रखा है कि दो अंकों वाली संख्याएं, दो अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए 2 और 4 दोनों से कटे। ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है 2 4 से, नहीं, 2 अंक की संख्या ऐसी कितनी है जो 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो। 2 और 4 दोनों से डिवाइड होने के लिए हमें क्या जांच करना होगा, है ना, पहले समझिए, नंबर सिस्टम पढ़िएगा तो जब 2 और 4 दोनों से कटे तो नियम ये कहता है दोनों का जितनी भी संख्या है, जैसे 10 संख्या दे रखा है तो सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 4। ये क्यों निकाले, हम ये देखने के लिए कि ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 4 दोनों से कट जाए। तो हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 4 दोनों से कटेगी वो कौन हो जाए, वो कौन होगी, जो 4 से कट जाएगी। जो कितने से कट जाएगी, 4 से। ये 4 एलसीएम ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी 2 अंक की जो भी संख्याएं हैं अगर 4 से कट जाएगी तो 2 और 4 दोनों से कट जाएगी। क्लियर है। बोले 2 अंक की संख्या होता कौन है, तो बोले सर 10। सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन होगी, 10। हम बोले क्या वो 4 से कट जाएगी, तो ना, इसका मतलब ये 10 नहीं होगा। उसके पहला जो संख्या होगा 2 अंक का वो कौन होगा, 12, जो 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। उसके बाद फिर बोले सर 16। ठीक है, एलसीएम 4 का है तो 4 से कटना चाहिए ना। फिर कौन सा होगा, 20। ऐसे ही डॉट डॉट जाएंगे, 2 अंक की संख्या कितनी तक आएगी, तो बोले सर 100 तो 3 अंक का हो जाएगा, उसका जस्ट पीछे कितना, 99। बोले 99 कटेगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। 98 भी नहीं कटेगा। 2 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 96 जो है वो 4 से कट जाएगी। क्लियर है। तो एक तो तरीका ये है कि आप गिन लीजिए 12 16 14 ये 20 जो भी है, 12 से लेकर 96 तक कितनी संख्याएं, या फिर एपीजीपी यहाँ पे लगाएंगे क्या, कि अगर ऐसी संख्याएं दे रखे हो जिनका बीच का डिफरेंस समान हो उसको एपी में कहते हैं। ठीक है। अब उसके लिए निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे निकलता है कॉन्सेप्ट कि पदों की संख्या निकालें। क्या निकालें, पदों की संख्या। वही तो हमसे पूछ रखा है ऐसी कितनी संख्या है 2 अंक की जो 2 और 4 दोनों से कट जाए, वही हम निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो अगर पदों की संख्या निकालनी है मतलब हमको ये देखना है कि 12 16 20 डॉट डॉट 96 तक टोटल ऐसी कितनी संख्या आ रही है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी आखिरी जो है उसमें से फर्स्ट को कटाइए, बट सार्व डिफरेंस, सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं। ठीक है। कॉमन डिफरेंस कौन सा भाई, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर। बीच का अंतर कितने हैं, 4। बीच का अंतर कितने हैं, सब देखिए 4 4 भाग रहा है ना। इसके बाद 24 आएगा प्लस 1। ये कॉन्सेप्ट है, एपीजीपी जब पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो लास्ट टर्म कितने हैं भाई, 96। 96 में से कितने घटेगा, 12। और ये सार्व अंतर यानी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 4। प्लस कितना कर देंगे, 1, काम खत्म। ये आपका हो जाएगा, ये 4, ये 8 बटे 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 21, एक कितना 22, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं होगी भाई, 22। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन दे रखा है ना। ये कल वाला है, यदि आप कल का लेक्चर देखे होंगे तो इसमें ये पढ़ाए हम, चाहे आज शुरू वाला भी है। शुरू में भी योग निकालना सिखाएं, सिंपल कॉन्सेप्ट। मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है अभी ना बताए, माइनस बी बटे क्या होता है, ए। और माइनस बी बटे ए का मान दे रखा है कितना, 9, खुद दे रखा है। मूलों का योग कितना है भाई, 9। तो हमसे पूछ रहा है बी का मान ज्ञात करें। बी का मान निकाल लीजिए। बोले सर ए का मान कितना है, अभी पीछे वाले फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाए, ये ए है, ये तो बी का बी दिया है, और ये क्या है, सी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ए का मान कितना है भाई, ए का मान कितना है, 5। ये क्या हो जाएगा, 45। हमसे दे रखा है कि क्या होगा बी का मान, क्या हो जाएगा, -45। ये माइनस इधर है तो इधर चल जाएगा। क्लियर है। बी का मान कितना हो जाएगा, -45। आगे बढ़ते हैं। एक रेशियो का क्वेश्चन दे रखा है ना, हमसे बोल रखा है एक वैल्यू दे रखा है एक्स का मान। बोल रहा है कि आप इस एक्स के मान को इस समय डालिए और हमें वाई का मान बताइए। क्लियर है। रेशियो जब पढ़िएगा तो फर्स्ट टाइप में दे रखा है कि यदि कोई संख्या 4 संख्याएं ए अनुपात बी, बी अनुपात क्या चीज, सी, या फिर यहाँ पे सी दे देता है और यहाँ पे क्या रहता है, डी। किसी में से 3 गो संख्या का वो देगा, एक संख्या पूछेगा। ठीक है।
ये सब कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ सीखेंगे, ये सब बेसिक टाइप दे रखा है, सारे चैप्टर का बेसिक टाइप है ना। पहले ये समझते हैं दिया क्या है क्वेश्चन को। बोला सर एक्स का मान 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 7, ये 2 दूनी का 4 7 कितने हो जाएगा 11, 6 दूनी 12, 9 कितना हो जाएगा 21। क्लियर है, 3 संख्याएं दे रखी है। तो जब 4 संख्या इस अनुपात में हो तो कॉन्सेप्ट कहता है कि ए गुना डी बराबर होता है बी गुना किसका सी। ये कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। लिखते चलिए कहीं फिर में, है ना, नोट्स में। ए गुना डी बराबर होता है बी गुना सी के। अब ये संख्या किस रूप में दिया है देखिए, खुद दे रखा है 7, और ये कितना है 11 है, और टोटल 21, सॉरी तीसरा, और ये कितना है वाई। हमसे पूछ रखा है वाई का मान ज्ञात करें। तो बोले सर देखिए अभी समझाएं, 4 संख्या हो तो इसका गुना इसका, यानी 7 गुना वाई बराबर होगा 11 गुना किसका भाई, 11 गुना 21 के। 11 गुना किसके बराबर होगा 21 के। 11 गुना 21 के ये क्या होगा बराबर होगा 11 गुना 21। ये 7 से 3 बार में कट जाएगा 21। वाई का मान कितना हो जाएगा भाई 33। क्लियर है, वाई का मान क्या हो जाएगा 33। ये सब समझाने के लिए लिखते हैं ना, ये सब क्या करते हैं समझाने के लिए लिखते हैं। बनाना इतना ही है, उतना भी नहीं करना है, इतना फास्ट प्रैक्टिस करना है कि चीज़ें देखते देखते ही बन जाए। क्लियर है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है। बोल रहा है कि एक साड़ी को 11 दिनों में, ए कौन है, एक है ए, और बी उसे 20 दिनों में, और सी उसे 35 दिनों में पेंट कर सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करें, नहीं अलग अलग। क्लियर है। आगे लाइन में दे रखा है कि यदि, यहां से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हिले डुले ना। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम वाले दिन पर बी ए की सहायता और प्रत्येक सम वाले दिन पर सी ए की सहायता प्रदान करता है तो काम कितने दिन में। देखिए अगर काम सिंपल अगर एक ढंग से होता, ए सिंपल आता अकेले ए, तो उस साड़ी को कितने दिन में पेंट कर देता भाई, तो बस 11 दिन में। बी कितने दिन में 20 दिन में। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट जब पढ़िएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें समझाई जाती है कि जो जो पहले दिया है ए बी सी राम गीता मोहन, उसको चुपचाप लिखिए, ए बी और कौन सा सी। क्लियर। ए कितने दिन में 11 दिन में। यहाँ पे टाइम का रेशियो रहता है कितने दिन में भाई, ये टाइम का रेशियो है। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, और सी कितने दिन में 55 दिन में। सबसे पहला सवाल ये है कि सर साड़ी को पेंट कर रहा है मतलब क्या है, वो टाइम है, सॉरी क्या है वर्क है, कितना वर्क है वो हमको निकालना है। क्लियर है। अब जब ये इधर उधर करेगा, कभी ए बी के साथ आएगा, कभी ए सी के साथ आएगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहला सवाल ये होगा कि पेंट करना कितना है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल काम है कितना, टोटल यूनिट है कितना। उसके लिए क्या कहता है कि दी गई जो भी डाटा है उसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 220। 55 20 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा 220। ये क्या निकला, ये टोटल यूनिट निकलता है, टोटल वर्क कह सकते हैं। मतलब हमें पता हो गया कि अब काम कितना करना है 220। क्लियर है। अब यहाँ पे रहता है इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी मतलब क्षमता। क्षमता कैसे निकलता है, बारी बारी से डिवाइड करिए। 11 से इसको भाग लगाइए, 20 से इसको भाग लगाइए, और ये इसको 55 से इसको भाग लगाइए। ये इंडिकेट करता है कि ए किसी साड़ी को, साड़ी है ना, एक दिन में कितने यूनिट पेंट करेगा भाई 20। बी कितने यूनिट पेंट करेगा 11, सी कितने 4। क्लियर है। अब हमसे प्रश्न में दे रखा है कि प्रत्येक विषम क्या होता है 1 3 5 7। मतलब अगर पहला दिन आएगा तो प्रत्येक कौन आएगा विषम दिन बी द्वारा ए की सहायता से। मतलब विषम दिन पे ए और कौन आएगा बी। यानी मान लीजिए फर्स्ट दिन आया तो ए और बी टोटल कितने काम करेगा। बोले सर कि ए और बी आ गया, सब समझाने के लिए करते हैं ना। तो 20 + 11 इतनी प्रक्रिया का हो रिपीटेशन हो। रिपीटेशन का माने हुआ कि सर जब तीसरा दिन आएगा, ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब कौन आएगा। तो इसका मतलब फिर जब रिपीटेशन हो तो फिर ए तो रहेगा, लेकिन अगली बार फिर ए के साथ कौन आ जाएगा बी, क्योंकि विषम दिन आ गया। एक के बाद 2 सम दिन आ गया तो तीसरा दिन विषम, अब विषम दिन कौन आएगा बी, यानी कि फिर 31 को काम होगा।
अगर फिर चौथा दिन आएगा तो फिर चौथा दिन कौन आ जाएगा, ए के साथ सी आएगा, फिर कितने काम हो जाएगा 24। ये सब समझाने के लिए टाइम एंड वर्क पढ़िएगा, सारा डिटेल में समझेंगे। हम सॉल्यूशन करेंगे क्या वो समझिए, ये सब समझने के लिए यहाँ सॉल्यूशन करेंगे क्या देखिए। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि सर हर एक दिन 2 दिन, कितने दिन 2 दिन, एक दिन और एक दिन कितने 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना हो जा रहा है 31 और 24 कितना, 31 और 24 कितना 55, 31 और 24 कितने, यानी कि हर एक 2 दिन में काम कितना हो रहा है भाई 55 यूनिट काम हो रहा है। कितने यूनिट काम हो रहा है 55 यूनिट एवरी 2 डेज में। ये भी 2 दिन का जोड़िएगा तो कितने होगा 55। ये सब समझाने के लिए है ना। 2 दिन में 55 हमसे पूछ रहा है कि सर ऐसे ही प्रक्रिया ये जारी रखे तो टोटल काम कितने दिन में होगा, टोटल यूनिट कितना कराना है भाई 220। इसमें क्या से गुणा कराएं, तो बोले सर 4 से गुणा कराइएगा तो ये 220 हो जाएगा। 55 गुना 4 कितना होता है 220, तो 4 इधर से भी गुणा कराएंगे तो 4 इधर से, यानी कि टोटल कितने दिन हो जाएगा 8 डे। 8 दिन में टोटल कितने यूनिट काम हो जाएगा 220, यानी कि हमें ऐसे ही जब काम करेगा दोनों तो टाइम कितना दिन लगेगा 8 दिन। क्लियर है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा दे रखा है, बाकी कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है, बोले सर एक वेंकट है, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च कर दी। इतना लाभ हुआ तो उसे 20% का मरम्मत पर कितना खर्च किया। देखिए जब भी लाभ और हानि निकालते हैं ना तो सीपी पर निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आर्टिकल हमने 100 रुपये में खरीदा, कितने में 100 में, और उसको गाड़ी भाड़ा खर्च लाने में हमको 50 रुपया लग गया। अब जब हम आर्टिकल को चाहते हैं कि कुछ लाभ हो हमें 10% 20%, तो हमें लाभ किस पर निकालेंगे 100 पे कि 150 पे, तो कभी भी अब जो लाभ होगा वो 150 पर होगा। जितने भी खर्च जोड़ते हैं उसमें मरम्मत खर्च मान लीजिए लग गया, भाड़ा लग गया, कुछ भी लग गया, वो सब सीपी में ऐड हो जाता है। क्लियर है, क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन है ना। देखिए हमको सीपी नहीं दे रखा, हम मान लेते हैं अपने से क्रय मूल्य कितना है 10, 100, 200, 100 इसलिए मानते हैं ताकि कट जाए, है ना। तो मान लीजिए किसी आर्टिकल का प्राइस है रुपया भाई 100 अभी। क्लियर, अभी सीपी उसका कितना है 100। अब बोल रहा है कि उसने 100 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदा और उसको मरम्मत कराया, और मरम्मत कराने में जितना वो क्रय मूल्य खरीदा था ना उसका 10% खर्च हो गया। 100 का 10% कितना होता है 10। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा सीपी हो गया, अब जो हमारा सीपी हो गया क्रय मूल्य, अब हमारा जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया 110। क्लियर है, 110 कहाँ से आया, इसका 10% हमने मरम्मत पे लगा दिया। अब जब हम लाभ कमाएंगे तो इस पे लाभ नहीं कमाएंगे, अब हमें लाभ किस पर होना चाहिए 110 पे। क्लियर, हमसे बोला 20% का लाभ हुआ, आर्टिकल उसने बेचा 20% का लाभ। हम बोले कि जब तुमने बेचा कितना का लाभ हुआ, तो बोले सर 20%। 20% का माने होता है 1/5, चाहे लिख दे रहे हैं 20%। तो 110 का 20% अगर निकालिएगा, 110 का 20%, तो ये कितना होगा 11 दूनी का 22। 11 दूनी का कितने होता है 22। ये क्या दिखा रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है ये कि वो रुपया में, यानी कि कह सकते हैं रेशियो में उसे क रुपया का लाभ हुआ 22, लेकिन बोल रहा है कि रुपया में हमें कितना का लाभ हुआ 2200 का, 2200 का। क्लियर है, उसे रुपया में कितना लाभ हुआ है 2200 का। तो 22 का मान 2200, तो एक का मान कितना हो जाएगा भाई, एक का मान कितना हो जाएगा 100, एक का मान कितना हो जाएगा 100। हमसे पूछ रहा है कि आप क्रय मूल्य बताइए। क्लियर है, हमें सॉरी मरम्मत पे कितना खर्च हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, 100 में खरीदा तो मरम्मत पर खर्च कितना था, मरम्मत पर खर्च 110 न्यू सीपी लिखे थे, तो मरम्मत पर खर्च कितना था 10। क्लियर, एक का मान 100 तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 1000, यानी उसने मरम्मत पे खर्च कितनी की थी 1000 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टाइम ये फिर क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम नहीं कह सकते, रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, रीजनिंग भी डाल रहा है। देखिए बोल रहा है कि यदि एक संख्या ये दे रखा है, प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में क्या किया जाए 1 जोड़ा जाए। विषम अंक में क्या करना है 1 घटाना है और सम में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएगा। देखते हैं, इसको आप अपने से भी बना सकते हैं ना। सम में क्या करिएगा, सॉरी प्रत्येक विषम में से 2 घटाइएगा, सम में 1 जोड़िएगा। अब हमें बताइएगा कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ना। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरह का, ये प्रॉब्लम ऑफ एज। देखिए
बोले राम की आयु 55 वर्ष है, कितने साल है भाई? 55 साल। और सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से तिगुनी थी। जब भी ऐसा एज का क्वेश्चन देना दुगुना तिगुना वाला, आप कोशिश करिए बाई ऑप्शन मारे, है ना। बाई ऑप्शन नहीं भी बनाइएगा तो भी आसानी से बनता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ऐसे ही बन जाएगा तो और अच्छा लगता है, आसान रहता है ना। जैसे देखिए, ये कभी भी 7 वर्ष घटाइएगा 7, तो ये 25 में से 7 कटेगा 18 बचेगा। 18 का 3 गुना क्या होगा? 54। 54, ये 55 है, इसमें 7 घटेगा तो कभी 54 नहीं आएगा, है ना। 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 10। 10 का 3 गुना क्या होना चाहिए? 30। इसमें से 15 घटाइए तो कितना होगा? 40, यानी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 10 घटाइएगा तो कितना होगा? 15। इसमें से 10 घटाइए तो कितना होगा? 45। और 15 का 3 गुना क्या होता है? 45, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, है ना, कि ऑप्शन से ही बनाया जाता है, या नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ता है, कुछ करना नहीं है। देखिए, एक राम है जिसका उम्र कितने साल है? 55। और एक क्या है? सोम, उसका उम्र कितना है? 25। हमसे बोल रहे कितने साल बाद, कितने साल बाद, जब सॉरी कितने वर्ष पहले पूछ रहा है ना। जब बाद पूछता है तो प्लस करते हैं, और पहले पूछेगा तो क्या करेंगे? माइनस। कितने साल पहले हमको पता नहीं, हम अपने से मान लेते हैं x वर्ष पहले, तो x साल इसमें भी घटाएंगे, k वर्ष पहले तो k इसमें भी घटाएंगे। राम जो है सोम का क्या था? 3 गुना, तो 3 क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 55 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 75 माइनस 3x, ये हो जाएगा 2x। 2x बराबर कितने? 20। तो x बराबर कितने? फिर से वहीं आ गया 10 साल। क्लियर है? आप कोशिश करिए भाई ऑप्शन मार के आगे बढ़ना है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी भी पाई चार्ट का क्वेश्चन दे, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट जो सवाल दे रखा है उसको पढ़ते हैं। बोरे जो भी एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें लड़का है, लड़की है, और इतनी सारी जो सब्जेक्ट है उसके अंक को दर्शाया है ना, कि कौन कितना नंबर लाया है। हमसे बोल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों को किस अनुपात में बोलते हैं? फिजिक्स लड़की, लड़की कितनी है भाई? 135। और केमिस्ट्री में लड़की कितनी है? 195। और बायो में कितनी है? 165। जिससे कटिए कटा दीजिए, 15 से शायद तीनों कट जाएगा, 15 नवा, और ये 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 11 12 में कटता है। 9 13 और कितना है? 11। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक एडवांस का क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं, है ना। बोल रखा है इतना इतना और इतना सेंटीमीटर बीमाओं वाले घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, घन घना भी तो खुद दे रखा है, सभी क्षेत्र से, सभी क्षेत्र का माने क्या? उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, काम खत्म। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, घनाभ का, काम खत्म, तभी ना सारा कवर हो जाएगा। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? तो बोले सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है? अब जो भी दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और क्या चाहिए? ऊंचाई, आप गुणा करा दीजिए, काम खत्म करिए। ये 2 और ये हो जाएगा आपका 18.5 गुना 12.5, फिर बी कितना है भाई? बी है आपका 12.5, और ये कितना है? 10, और फिर आपका हो जाएगा ये कितना? एच कितना है? 10, और ये कितना हो जाएगा? 18.5। अब इसको जो भी है गुणा करा के अपना आंसर ला देना। ये तो सिंपल 125 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 185। इसको गुणा करा लेंगे, 25 8 200, ये लगभग हो जाएगा आपका 185/10, और 125 बटे इसको 8 से गुणा करा लो, ये हो जाएगा 8 से भाग लगा लो, 2 जीरो लगा के 8 से भाग लगा लो। ये 8 दूनी का 16, 8री का 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, 231 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? ये सब ट्रिक है ना, समझाएंगे जब कैलकुलेशन है ना। किसी चीज़ को हम 1000 में या फिर 100 में कन्वर्ट कर दीजिएगा ना, तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होता है। इस सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 85 90 310 310, यानी कि 2 गुना 541.25 होगा ये। क्लियर है?
541 यानी कि 1041 यानी 182 यानी लगभग ये आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये गुणा भागा है ना, एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव देगा, 1.5 घंटा इसीलिए ना दे रहा है जी, एक दो क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन भी करिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक दे रखा है, ये आप घर पे भी बना लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है, कितने 14 सेंटीमीटर। तो बोले इसका एरिया ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है भाई? बोले सर समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a²। अब ये भी नहीं, ये एकदम बिल्कुल बेसिक दे रखा है ना, √3/4 a² कितना है? ये 14 गुना कितने 14, 7×7 = 49 √3। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। बिल्कुल बेसिक दे रखा है ये तो। इसका सेट जो है ना, शिफ्ट 3 का, ये और आसान दे रखा है, इसमें कुछ दे नहीं रखा है। देखिए एलसीएम एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट फिर सीखते हैं, नया कॉन्सेप्ट है ना, जो भी नया कॉन्सेप्ट सीखिए उसको समझिए अच्छा से। सर दो संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम कितना दे रखा है? 7 और इतने, इनमें से एक संख्या इतना है। एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, P गुना Q बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। इसको जो भी नया नया चीज़ें मिल रहा है ना, लिख लीजिए। P गुना Q बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। P मतलब होता है पहली संख्या, Q मतलब होता है दूसरी संख्या, Q मतलब दूसरी संख्या, एलसीएम एचसीएफ तो देगा ही देगा। मतलब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई एचसीएफ गुना एलसीएम के क्या होता है? बराबर। ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए, कभी भी काम आएगा। हमें बोला ये दूसरी संख्या, हम बोले पहली संख्या कितना दे रखा है भाई? पहली संख्या इसमें से एक संख्या कितना है? 14। दूसरी हमको पता नहीं। एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 434। और एचसीएफ कितना है? 7। क्लियर है? अब इसको जो भी है गुणा भाग आप करा लीजिए। ये 7 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये x का मान कितना हो जाएगा? 217। दूसरी संख्या कितनी है भाई? 217। क्लियर है? एक दुकानदार किसी आर्टिकल को इतना % हानि पे बेचता है, विक्रय मूल्य में इतना की वृद्धि हो तो उसे कितना लाभ होगा? देखिए एक जो व्यक्ति है पहले उसको 14% हानि पे बेच रहा था, अब क्या किया कि अब उसी आर्टिकल को 100 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, तो अब उसे लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है भाई? 6%। 14% का हानि का माने हुआ 100 से 14 आएंगे यानी कितने %? 86%। जो भी उसका आर्टिकल का सीपी था, क्रय मूल्य था, उसके पॉकेट में उसका कितने % आ रहा था? तो बोले सर मात्र 86%। 100 रुपया ज़्यादा बेचने लगा था, अभी उस आर्टिकल का उसको कितना % ज़्यादा आने लगा? तो बोले सर 106%। 6% का लाभ हो रहा है ना, हानि हो रहा है नहीं, 100 से घटाएंगे, लाभ हुआ नहीं 100 से जोड़ेंगे। हमसे बोल रहा है कि जब ये हानि हो रहा था, हानि से लाभ पे गया तो कै रुपया ज़्यादा बेच रहा था? 100 रुपया ज़्यादा। परसेंटेज में कितने सर? तो परसेंटेज में ये आपका हो जाएगा 20%। कितने %? 86% हानि से 6% लाभ, बीच का डिफरेंस कितना? 20%। यानी कि परसेंटेज में उसे कितना का अधिक बेचना पड़ा? 20%। और वैल्यू में कितने? 100 रुपया। 20 का मान 100, तो एक का मान कितने हो जाएगा भाई? 500। उस आर्टिकल का क्रय मूल्य कितने हो जाएगा? हमसे वही पूछ रहा है कि आर्टिकल का क्रय मूल्य बताइए कितना? 500। ये 5 बार में कट जाएगा, है ना, परसेंटेज हटेगा 100 इधर। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, देखिए लाइन का। सारे चैप्टर को क्या कर रहा है? ये अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन का। जब लाइन पढ़ेंगे तो यही से ही मार दीजिएगा, है ना, पढ़ते पढ़ते। देखिए बोल रखा है कि एक डायग्राम दे रखा है, हमसे पूछ रखा है कि 2x + y का मान ज्ञात करें। हमने बोले 2x कहाँ है? यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे क्या है? y है। तो अगर इसका वैल्यू निकालना होगा तो पहले x और y का मान निकालना होगा। x का मान निकालने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखाएं जब क्या करे? छेद करे, तो बोलता है इन दोनों का योग, इस कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? और ये बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से, ये क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या होगा? ये 60, तो ये भी क्या होगा? 60। क्लियर है? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये 60 और ये भी 60 और इन दोनों का योग 180। अभी बताएं हम कि इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो बोले सर y का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और इन दोनों का योग 180 है, तो इसका x का मान कितना हो जाएगा? 75। क्लियर है? ये लाइन का सब कॉन्सेप्ट है। जब लाइन पढ़ेंगे ना ज्योमेट्री का उसका है, तो 75 दूनी का कितना हो जाएगा? 150। और y का मान कितना? 120। 175 120 कितना होता है भाई? 270। क्लियर है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन एसआई का दे रखा है। एक व्यक्ति ने इतना हजार की धनराशि 7:1/2% की साधारण ब्याज से दिया।
कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो बोल रहा है कि उसे प्राप्त होने वाला कुल मिश्र धन, मिश्र धन मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट में होता है मूलधन प्लस ब्याज दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि सर उसने 75,000 दिया, वो तो वो लेगा ही लेगा, प्लस में साथ में क्या लेगा? ब्याज। कितने साल का? 6 साल का। एक साल में जो भी पैसा दिया है उस पर कितने ब्याज लेगा? 7.5%। सिंपल अमाउंट निकालने के लिए साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी दे रखा है 75,000, उसका एक साल में 7%, 7.5%, तो 6 साल में 7×6 = 42, 3 कितने? 45%। इसका माने हुआ कि अगर ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में अगर 6 वर्ष में उसको देना है परसेंटेज में, किस में? प्रतिशत में, तो 6 साल में ब्याज के रूप में वो कितने परसेंट देगा? तो बोले सर 45%। 45% कैसे है भाई? एक साल में 7.5, तो 6 साल में कितना? गुणा करा लीजिए 45%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 6 साल बाद अगर जा रहा है चुकता करने, तो जो मूलधन है, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। वो तो पैसा देगा ही देगा, प्लस में 45% ब्याज के रूप में देगा। टोटल कितने परसेंट देगा? 145%। ये गुना भागा अपना करा लीजिए, जो आएगा हमें आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है, आइए इसको भी देखते हैं। बोले सर क्या दिया है? वो रखा है सर एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन और कितने दिन में? 8 दिन और कितने? 12 दिन में कर सकते हैं। लेकिन वो काम ऐसे नहीं करेगा, दोनों आ रहा है, अकेले काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में कर देता है? 8 और कितने? 12 दिन में। वैकल्पिक मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब पहले एक्स आएगा तो फिर कौन आएगा? अगला दिन वाई आएगा, उस दिन एक्स नहीं आएगा। सबसे पहले हमने सीखा है जो दे रखा है उसका पहले क्या लिखिए? आप लिख लीजिए एक्स और कौन दिया है? वाई। एक्स कितने दिन में? 8 दिन में। वाई कितने दिन में? 12 दिन में। क्लियर? ये टाइम का रेशियो हम लिख लिए। अल्टरनेट दिन में काम करेगा, सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा? ये निकालना कि काम करेगा कितना। कितना काम है भाई? जो एक्स अगर अकेले अकेले काम कर रहा है तो 8 दिन में कर दे रहा है, और वाई उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। पहले निकालेंगे काम है कितना, यानी कि हमारा पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। किसका? 8 और किसका? 12 का। ये किस चीज़ का रेशियो रहता है? ये समय का रेशियो रहता है। अब जो निकालेंगे हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, क्षमता का। क्यों निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? क्या यूज होगा वो समझा रहे हैं। देखिए, ये बारी बारी से भाग लगाइए। 8 3 का 24 और 12 दूनी का 24। एफिशिएंसी मतलब ये होता है क्षमता। ये दिखाना, ये बता रहा है ये कि एक्स एक दिन में कितने काम करेगा? 3। वाई एक दिन में कितने काम करेगा? 2। क्लियर है? काम कैसे करेगा थोड़ा सा इसको समझते हैं, सिर्फ समझने के लिए है ना, ये सारा चीज़ समझने के लिए। अभी पहला दिन कौन आएगा? एक्स। क्यों? क्योंकि प्रश्न दे रखा है कि जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है ना। तो अगर एक्स पहला दिन आएगा वो भी अकेले, तो को काम करेगा भाई? 3 को। कितने काम किया? 3। और काम किया और क्या किया? चल दिया। बोले अगला दिन कौन आएगा? एक्स आएगा तो ना सर, अगला दिन कौन आएगा? वाई। वाई को काम करेगा 2 को, और वो भी चल दिया। फिर अगला दिन कौन आएगा? एक्स, और ये भी फिर काम को करेगा 3 को। ऐसे ही अगला दिन फिर वाई आएगा और कौन काम करेगा? 2 को। ये प्रक्रिया जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? तब तक टोटल काम कितना, यानी 24 को काम हो ना जाए। क्लियर है? सब समझाने के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक सीक्वेंस बनता है, हमेशा हमेशा एक सीक्वेंस बनेगा। एक दिन और एक दिन, 2 दिन। 2 दिन में टोटल काम कितने हो रहा है? 5। यहाँ पे भी 2 दिन में कितने काम? 5। ये सब समझाने के लिए है ना, ये सारा चीज़ किस लिए? समझाने के लिए। यहाँ से समझते हैं अब क्या। इस और एक चीज़ देखें कि हर एक 2 दिन में पहले ये 3 काम, फिर 2 काम, फिर काम 3, और फिर कितने? 2। यानी कि 2 दिन में काम कितने हो रहा है? 5। कितने काम हो रहा है भाई? 5। बोले कितना काम कराना है? तो 24। इसमें किससे गुणा कराएं कि इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि काम 24 से है, ज़्यादा से गुणा करेगा जैसे 25 26, ये ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि नीचे, तो बोले सर नीचे एक ही बार इसको 4 से गुणा करेगा, क्योंकि 25 के नीचे क्या होता है? 20। तो 4 इधर से भी और 4 इधर से भी, यानी कि 8 दिन, और 8 दिन में कितने काम हो गया? 20 गो। कितने काम हो गया? 20 गो। मेरे काम था 24, 8 दिन काम हो गया, 20 गो काम हो गया, अभी 4 गो काम बचल है। अब कौन आएगा? ध्यान से सुनिए, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में जब काम शुरू करता है एक्स ना, तो ख़त्म कौन करेगा? वाई। क्लियर है? क्योंकि देखिए ये जा रहा है तो फिर ये आ रहा है, और इसके बाद कौन आ रहा है? ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 8 दिन में वाई काम खत्म किया है, अबरी बार कौन आएगा? तो अबरी बार बोले सर एक्स आएगा। कौन आएगा? एक्स। कितने दिन के लिए? मात्र 1 दिन के लिए आएगा, और 1 दिन काम करेगा, और 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 को, क्योंकि उतनी उसकी एफिशिएंसी है।
अभी भी काम बचा, हम बोले अभी काम कितना बचा, एक। काम कितना बचा, एक। अब काम करने कौन आएगा, वाई। हम बोले ओकर कितना समय लगेगा, तो बोले सर कि टाइम बराबर उसका अगर दिन यानी कि डी यानी कि दिन निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, समय, तो बोले सर कि समय निकाल रहे हैं, टाइम, काम कितना बचा है, एक, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, दो। इसका मतलब इतना दिन उसको लगेगा, आधा दिन। कितने दिन, आधा दिन। हमसे पूछ रहा है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। देखिए 8 दिन वो लोग साथ में काम किया अल्टरनेट करके, एक दिन एक्स किया, और वाई को काम करने में कितना दिन लगेगा, आधा दिन। इसका मतलब टोटल जो डे हमारा लगा वो कितना लगा भाई, 9.5 दिन। कितने दिन, 9.5 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन दे रखा है टाइम एंड डिस्टेंस का, देखिए इसको भी समझते हैं। और एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है, यदि पूरी यात्रा की उसकी औसत गति कितने है, 30, तो बोल रहा है कि बाद 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे भी समझ लीजिए कि टोटल एक व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। हम बोले क घंटा, तो बोले सर 5 घंटा। ये कहाँ लिखा है, इसमें दे रखा है कि पहले क घंटा चला है, 3 घंटा, उसके बाद वो क घंटा चला है, 2 घंटा, यानी कि टोटल क घंटा चला है, 5 घंटा। तो अगर हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो बोले कि सर देखिए 30 का स्पीड से चला है, 5 घंटा, यानी कि टोटल 100 किलोमीटर चला होगा, 150 किलोमीटर चला होगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो पूछ रखा है कि पहले वो 3 घंटा में 80 को चल दिया, तो है जो 2 घंटा चला है इसमें 100 किलोमीटर चला है। इस पहले 3 घंटा में 80 किलोमीटर, तो जो लास्ट में 2 घंटा चला वो कितना दूरी तय किया। हम बोले टोटल दूरी कितना चला, 150। 150 में से 80 पहले ही चल दिया, तो 80 इसमें से घटा लेंगे, इसका मतलब सर 80 पहले ही चल दिया, तो बाद में 100 किलोमीटर चला था, आखिरी 2 घंटा में कितने किलोमीटर, 70 किलोमीटर। क्लियर है। सब बनाना भी नहीं है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखा है ना। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बराबर सर एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी बराबर है, यानी ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी बराबर है ए बी डी के। क्लियर है। और बी सी बराबर बी डी, तो बोला ट्रायंगल सी बी ए, सी बी ए, यानी इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, सी बी और ए। ये कंग्रुएंसी का नियम है ना, कंग्रुएंसी यानी पढ़ेगा जब कि दो ट्रायंगल कब कंग्रुएंस होगा। एक सिमिलरिटी होता है ना, समरूपता, एक कांग्रुएंस है, संवाद समता, इसका थोड़ा सा अलग होता है, बाकी इसे पढ़ने में दोनों सेम ही लगता है, लेकिन है नहीं। देखिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, देखिए क्या कि वो खुद से बोल रखा है कि सी बी बराबर है किसके भाई, सी डी के। और दोनों ट्रायंगल को अगर देखते होंगे तो दोनों का एंगल एक बराबर है, दोनों का एक कोण क्या है, बराबर है, यानी कि ये और ये क्या है, बराबर है। और एक जो है ये दोनों में ए बी जो साइड है, ए बी साइड दोनों में क्या है भाई, दोनों में है, यानी कि ये भी बराबर होगा दोनों ट्रायंगल में, सी बी ए के। और ये क्या होगा, जो भी होगा अभी देखेंगे कौन वाला समरूप है। हम इससे पूछ रखा है कि जो सी बी ए किसके समरूपासम होगा, ए बी डी के। सी बी ए, सी बी ए, तो ए बी डी बिल्कुल नहीं होगा। सी बी ए समरूपासम होगा, देखिए जहाँ से ये शुरू करता है ना वहीं से ये शुरू होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए डी, फिर ए दिया है तो ए, और क्या दिया है बी, तो बी, डी ए बी जो होगा ना बिल्कुल यही होगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है कि नहीं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा समझते हैं ना। डी ए बी समरूपासम यानी कंग्रुएंस है कि नहीं। देखिए कंग्रुएंस होने का नियम क्या है कि साइड, इसमें दो साइड, तीनों साइड के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन दो साइड हमने देखा कि सर इसका ये साइड, इसका ये साइड, और ये दोनों में ये दोनों बराबर है, यानी दो साइड बराबर है। तो दो साइड बराबर होने से कांग्रेस नहीं होता है, कॉन्सेप्ट है कि दो साइड बराबर हो तो दोनों साइड के बीच का जो कॉमन एंगल है वो बराबर होना चाहिए। जैसे ये साइड है ना, तो इसका एंगल ये है, तो इस साइड का ये एंगल बराबर होना चाहिए, जो बिल्कुल बराबर है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है। डी ए बी, ये आपको घर से बनाना है, कोई कलम हाथ नहीं चलाना है, ठीक है, अपने से बनाना है। क्लियर, इसका आंसर बताना है, बिल्कुल कलम हाथ भी नहीं चलाना है, ये ऐसे ही है। क्लियर है, इसको बना के हमको बताइएगा। एक ट्रिगो का क्वेश्चन दे रखा है, ये इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब ट्रिगो पढ़ेंगे ना तो उसमें ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि वैल्यू पुटिंग ही बनाया जाए, है ना, वैल्यू पुटिंग।
अगर चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से तो टाइम बचाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है ना। जिसे इसको देखते हैं थोड़ा सा, फार्मूला से भी बन जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी बन जाएगा, है ना। जैसे बनाना है आप बना सकते हैं। और जब पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग तब समझाएंगे कब जीरो होगा कब जीरो नहीं होगा, है ना। सेक जीरो का मान क्या होता है 1, कौसेक उसका उल्टा है तो कौसेक जीरो का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, लेकिन कौसेक 90 का मान क्या होगा 1, है ना। ये सारा चीज़ समझेंगे। हम थीटा बराबर अगर 90 डिग्री डालें, क्यों डाल रहे हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे बाद में, है ना, कि 90 डिग्री क्यों डाल रहे हैं, है ना। कौसेक 90 का मान क्या होगा ए, और कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, कॉट उसका उल्टा होता है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा का मान क्या डाला है 90। ये बोलिएगा सर 1, कॉस 0 का मान होता है 1, तो 90 का मान क्या होता है 0। हमसे क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक ये दे रखा है ना, इसमें बोल रहा है कि हर ए का मान यानी ए का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम ए का मान यहाँ से निकालें, ए का मान, तो बोले सर कि 1 माइनस 0 यानी 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस 0 यानी 1, ये बराबर क्या या 1। अगर ऑप्शन में एक दिया रहता तो आंसर क्या हो जाता 1, क्लियर है। लेकिन ऑप्शन में कहीं एक नहीं दिया है, तो जब वैल्यू पुटिंग करते हैं ना तो डायरेक्ट अगर मान देता है तो और आसान हो जाता है कि डायरेक्ट हम वैल्यू ला दिए। नहीं देता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्या कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है उसका वैल्यू डाल के, किसका थीटा का मान। जैसे देखिए अगर थीटा का मान यहाँ पे 90 डालें तो कौसेक 90 का मान अभी बताएं क्या होता है 1, 1 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 0, हमको क्या लाना है 1, ये क्या होगा 0, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 0, साइन थीटा का मान क्या डालेंगे 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, हमको क्या लाना है 1, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्लियर है। आते हैं कॉट 90, कॉट 90 अभी ऊपर लिखे हैं क्या होता है 0, हमको क्या लाना है 1, एक ऑप्शन बचा क्या चीज डी। अभी ये होगा कि नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं ना। कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है भाई 0, अभी ना ऊपर देखा है इधर कहीं, तो कॉस 90 का मान क्या होगा 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान ये हो गया 1, ऑप्शन कौन सा होगा डी, क्लियर है। बाकी आप फार्मूला से भी बना सकते हैं ना। एक ये ग्राफ दे रखा है पाई चार्ट, कभी भी पाई चार्ट को पूरा नहीं पढ़ना है, बोल रखा है क्वेश्चन हमसे क्या दिया है कि कंपनी बी के लिए, कंपनी बी के लिए कौन सी कंपनी भाई, एक कंपनी ए है और एक कंपनी कौन सी है बी। तो कंपनी बी के लिए 15 से 16 तक उत्पादन में कितने % की कमी हुई, वृद्धि नहीं हो रहा है कमी। हम बोल रहे हैं बी है कौन, तो बोले सर देखिए ये वाला ए है और ये डॉट डॉट जो है बी है, यानी कि 15 में 5 था, अभी कितना हो गया 4, 1000 में दे रखा है तो 5000 से 4000, हमें सिंपल से कमी % डिक्रीज % पूछ रहा है। तो बोले सर देखिए 5 था, 5 से घट के कितना हो गया 4, घटा कितना 1, किस से 5 से, % लाने के लिए 100, यानी कितना डिक्रीज हुआ भाई 20%। ये सब आसान आसान क्वेश्चन दे रखा है, उतना कोई है नहीं। इस क्वेश्चन को भी बनाइए, सिंपल क्वेश्चन है, एक्स और वाई का मान डाल देना है, काम खत्म, कुछ दिया नहीं है इसमें, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, यानी 17 अगस्त सिर्फ थर्ड, बिल्कुल आसान है ना। 1 और 2 तो थोड़ा सा था, ये तो बिल्कुल ही आसान है। एक्स का मान 3 डालिए, 3 का स्क्वायर 9, और 9 4 कितने हो जाएगा भाई 13, और ये 13 में से 9 गया कितने, काम खत्म, 13 बटे कितने भाई 5, मान डालिए आगे बढ़िए। एज का भी क्वेश्चन दे रखा है, एक फिर से एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे नया एज में, देखिए क्या दे रखा है, एक है शांति और एक कौन सी है कीर्ति। इनकी प्रेजेंट का रेशियो, एक शांति है और एक कौन है कीर्ति। रेशियो कब का है भाई प्रेजेंट का, कितने हैं 7:3, यानी कह सकते हैं शांति की उम्र भी कितनी है 7, और कीर्ति की उम्र कितनी है 5। 5 वर्ष बाद शांति की उम्र कितनी वर्ष से हो जाएगी, शांति के बारे में बात किया है कि शांति की उम्र 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई 40। थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये रेशियो कब का है, तो बोले सर प्रेजेंट का, ये जो उम्र देख रखा है 40 वर्ष, ये कब का दिया है 5 वर्ष बाद का। कभी भी ये फर्स्ट दिन से ही सिखा रहे हैं कि जब का रेशियो रहता है तभी का उम्र रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रेजेंट रेशियो को, प्रेजेंट रेशियो है तो उम्र भी क्या करेंगे प्रेजेंट का करेंगे, क्लियर है कैसे। तो बोले सर कि 40 वर्ष होगी कब 5 साल बाद, कितने 5 साल बाद, यानी कि अभी प्रेजेंट में कितनी है, तो बोले सर 5 घटा लीजिए, यानी अभी उसकी प्रेजेंट में उम्र कितना है 35। इसलिए लाएं क्योंकि रेशियो जो दिया था प्रेजेंट का दिया था, यानी कह सकते हैं कि शांति जो है रेशियो में है 7 वर्ष की और उम्र में कितनी है 5,
तो 7 का मान 5, तो 1 का मान कितने हो जाएगा, सॉरी 7 का मान 35, तो 1 का मान कितने हो जाएगा 5। क्लियर। हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी है। अभी कीर्ति कितने साल की है, 15 साल, और 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी भाई, 20 वर्ष। क्लियर है। 5 साल बाद कीर्ति कितने वर्ष की हो जाएगी, 20 वर्ष की। सर अब बेसिक क्वेश्चन दे रखा है ना, कुछ है नहीं, समझाने लायक रहता है तो थोड़ा समझाने में भी अच्छा लगता है, इसमें है ही नहीं कुछ। जिससे एक बोल रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए। देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, एक तो कॉन्सेप्ट होता है 2xy बटे x प्लस वाई। जब ऐसा ना दे तो बोलता है कि टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम निकाल लीजिए। जैसे मैं अगर बोलूँ कि 500 किलोमीटर गया इतने घंटा में, तो स्पीड निकल जाएगा, काम खत्म। वही स्पीड का यहाँ फार्मूला निकालेंगे, स्पीड बराबर दूरी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट डिस्टेंस देगा 500 300 तो और अच्छी बात है, नहीं देता है तो टोटल डिस्टेंस लिखा जाता है। मतलब मैंने पहले 50 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर, तो ये सब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। है डिस्टेंस लेकिन टोटल। क्लियर है। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे देता है, बोलेगा सर पहले 10 किलोमीटर हमने 2 घंटा में गया, फिर 50 किलोमीटर 30 मिनट में गया। क्लियर है। तो एवरेज स्पीड बराबर ये टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस। क्लियर है। अब आते हैं सवाल पे, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय, और जितने भी क्वेश्चन ऑप्शन भी दे रखा है वो मीटर प्रति मिनट में दे रखा है। अब थोड़ा सा सवाल को समझते हैं। बोले सर देखिए एक व्यक्ति है, वो पहले 100 मिनट चलता है। कितने मिनट, 100 मिनट। हम बोले किस स्पीड से भाई, तो 20 मीटर प्रति मिनट। 20 मीटर प्रति मिनट का माने हुआ कि 1 मिनट में कितने मीटर, 20 मीटर जा रहा है। तो 100 मिनट में भैया, 100 मिनट में क्लियर बोलिएगा सर, 100 मिनट में अगर निकालना है तो 100 गुना कितना करा दीजिए, 100 गुना कितना करा दीजिए 20, यानी ये कितना मीटर जाएगा, 2000 मीटर। क्लियर है। 100 मिनट में कितना, 2000 मीटर। फिर 50 मिनट फिर चला, अब किस स्पीड से, 70 मीटर प्रति मिनट। अब कितना डिस्टेंस जाएगा, ये 3500 मीटर जाएगा। टोटल डिस्टेंस दोनों कितना हो जाएगा, 3 दो कितने 5, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा इतना। टोटल टाइम कितना, 100 मिनट यहाँ पे और 50 मिनट यहाँ पे, कितने मिनट भाई, 150 मिनट। अब इसको कटा लीजिए, जो आएगा आंसर ये हो जाएगा 5 से 3 बार में 110 बटे 3। क्लियर है। यानी उसका एवरेज स्पीड कितना है, 110 बटे 3 मीटर प्रति मिनट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख रहा है सर्च एंड इंडाइस का घातांक और करनी का। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं, काम खत्म करते हैं, है ना। देखिए अगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट दे, कभी भी घातांक और करनी जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, इसको एक रूप में करते हैं। क्लियर है। क्यों करते हैं, क्या कि सिंप्लीफाई करना है। हमसे पूछ रखा है कि x का मान ज्ञात कर। x का मान कभी निकलेगा जब एक रूप में करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। अगर इसको मैं बोलूँ कि 2 के पावर 2 के कितना कर दे भाई, 12। कैसे, 4 को मैंने सिर्फ उसको स्क्वायर कर दिया। इसको 2 के पावर कितने, इसको 2 के पावर कितने 3, और के पावर कितने 3। क्लियर है। इसको 2 के पावर कितने 4, 16, और के पावर कितने 11। ये सब क्यों कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए ये 2 के पावर x हो जाएगा, और ये गुणा का गुणा 2 के पावर कितने हो जाएगा 24, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना 9, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 44। सर्च एंड डाइस में जब पढ़िएगा कि बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि सबका बेस बराबर है, यानी कि 2 सब ये जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 24 9 कितना हो जाएगा भाई, 24 9 कितना हो जाएगा 33, बराबर कितना है 2 के पावर 44। अगर कंपैरिजन किया जाए तो कह सकते हैं सर x प्लस 33 बराबर कितना हो जाएगा 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11। हमसे x का ही मान पूछ रहा था, x बराबर कितना होगा 11। क्लियर है। ये हमारा आज का जितने भी 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट का था, हमने चीज़ों को समझा। आप भी थोड़ा सा पढ़िए समझिए, है ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।